My name is Vishnu Shashikumar. I was born in Kerala. I've been brought up in Gujarat. मैंने अपनी सारी स्कूलिंग गुजरात में ही की है, फ्रॉम नर्सरी टिल क्लास 12th. तो मैंने अपना कंसिडरेबल टाइम गुजरात में स्पेंड किया. इन क्लास 11th एंड 12th मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था, और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में से बीए पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया 2021 में. और फिर मैंने सिविल सर्विसेज में अपना जर्नी शुरू किया था. मुझे पहले से ही सिविल सर्विसेज करने का मेरा प्लान पहले से ही क्लियर था, तो इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम भी पहले चूज़ किया था. और 2022 में मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 394 मिला, एंड एज पर दैट रैंक आई गॉट एलोकेटेड टू द दानिक सर्विस. और करंटली आई एम पोस्टेड एज अ दानिक्स प्रोबेशनर एसडीएम इन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, currently undergoing training as a दानिक्स प्रोबेशनर. और इस बार CSC 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 31 प्राप्त किया, और आई एम होपिंग टू गेट इनटू द इंडियन फॉरेन सर्विस विच इज़ माय फर्स्ट प्रेफरेंस. तो ये था मेरा छोटा सा परिचय. नाउ लेट अस लुक इनटू माय यूपीएससी जर्नी. देखिए, my journey was not very different from other people. Like, जिसने भी जो भी किया है अभी तक, द कन्वेंशनल विजडम जिन्होंने भी अभी तक किया है, वही सब मैंने फॉलो किया है, एंड उससे डिफरेंटली मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं था. तो मैंने जैसे बताया था, मुझे यूपीएससी पहले से ही करना था, मेरा इंडियन फॉरेन सर्विसेज में पहले से ही मन था. तो आफ्टर ग्रेजुएशन आई began a full-fledged preparation for my यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरा पर्सनल गोल था कि मैं अपने स्टैटिक पार्ट्स को पहले ही ख़त्म कर दूं, क्योंकि मुझे लगता था कि स्टैटिक पार्ट आप जितना कवर करोगे, आपका फाउंडेशन उतना ही क्लियर होता जाएगा. एंड आप सभी जानते हैं कि एक बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना स्ट्रांग रहता है, तभी वो बिल्डिंग भी उतनी मजबूत रहती है. तो जैसे ही, लाइक सिमिलरली, आई थॉट आई विल ऑल्सो बिल्ड माई फाउंडेशन सो स्ट्रांग इनफ सो दैट मेरे बाकी का जो नॉलेज है वो उस फाउंडेशन से मैं बिल्ड कर सकूँ, और जो भी क्वेश्चंस है मैं उसके हिसाब से वो फॉलो कर सकूँगा. तो व्हाट going through my preparation, a cycle as such, I did prelims plus mains integrated preparation. मैंने दोनों अलग कभी नहीं किया था, बिकॉज मुझे लगता था यार, प्रिलिम्स का नॉलेज आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर पॉइंट्स एंड आंसर राइटिंग, एंड सो उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं. एट द सेम टाइम आप मेंस का जो नॉलेज है, सिलेबस का नॉलेज है, वो आप प्रिलिम्स में भी क्वेश्चन क्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हो. तो आई थिंक दैट इज समथिंग, मेरे यूपीएससी जर्नी में मैंने फुल्ली फोकस किया था. तो अब इस बार का यदि प्रीलिम्स का पेपर भी देखेंगे 2023 में, रिसोर्स ज्योग्राफी एक मेंस का एक्सप्लिसिट पार्ट दिया हुआ है मेन सिलेबस में, वो एक्चुअली प्रीलिम्स में भी पूछा गया था. तो अगर आपने प्रीलिम्स का मतलब मेंस का भी पढ़ाई की होती, तो इट वुड हैव बीन, वी वुड हैव बीन बेटर प्लेस्ड टू एक्चुअली आंसर दोज क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. तो इसके लिए पर्सनली मुझे लगा है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस का फोकस हमेशा सा, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच हमेशा से काम आता है. फिर मैंने इंटेंसिव प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी 15 के बाद से की थी, सो आई कुड स्टार्ट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स. तो मैंने मन में ठान ली थी कि मुझे मिनिमम 100 क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी मैं इस एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो पाऊंगा. मेरा यही फिलॉसफी था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम जितना इस एग्ज़ाम से फेमिलियर हो जाएंगे, उतना ही हमारे ब्रेन को भी अच्छा रहेगा, बिकॉज देन इट वुड नॉट बी अ सरप्राइज और अ शॉकर फॉर अस कि जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, हम थोड़ा घबराहट हमारी कम हो जाएगी. सो इसीलिए मैंने ये किया था कि मैं मॉक टेस्ट्स प्लस पीवाईक्यूज बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करूँगा, एंड दैट रियली हेल्प मी, बिकॉज वो मुझे एक्चुअली इस बार के प्रीलिम्स में बहुत हेल्प किया. बिकॉज जो प्रीवियस ईयर का जो मैंने अपने अटेम्प्ट में जो फाउंडेशन बिल्ड किया था, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू क्रैक प्रीलिम्स दिस ईयर, बिकॉज इस बार का रिजल्ट 23 मई को आया था, और हमारा प्री 26 मई को था. तो बस 3 दिन का गैप था मैं अच्छे से पढ़ पाने के लिए. इंटरव्यू के बाद थोड़ी थोड़ी सीसैट की पढ़ाई तो हो रही थी, बिकॉज सीसैट बहुत डर लगता था, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, तो इसको
डर तो लगता है सीसैट सभी को। तो दैट वाज़ माय आइडिया फॉर सीसैट की मैं स्ट्रैटेजी अलग से आपको बताऊँगा। तो प्रीलिम्स का ऐसा था मेरा, सॉल्व्ड अराउंड 100 टू 120 मॉक टेस्ट, ऑल द बेसिक बुक्स मैंने पढ़ाई की थी। मैं सोर्सेज़ के बारे में भी आपको बताऊँगा अभी। देन उसके बाद जैसे ही प्री निकला, मेंस के लिए एक अलग ही जुनून और जोश आ जाता है, बिकॉज़ आपको लगता है कि यदि आप 100 दिन आप मेहनत बढ़िया से कर लोगे, देन आपकी पूरी ज़िंदगी की तकदीर ही आप बदल सकते हो उस 100 दिन में। तो वो एक जोश आ जाता है अपने अंदर, एंड हम मेंस की बहुत ही अगेन इंटेंसिव तैयारियाँ की थी। मेंस के लिए मैंने प्राइमरीली आंसर राइटिंग बहुत इंटेंसिवली मैंने किया था दोनों अटेम्प्ट्स में। डेली आंसर राइटिंग मैं करता था, डेली मैं 5 आंसर्स लिखता था, बोथ जीएस एंड ऑप्शनल मिला के 5 आंसर्स लिखता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो यूज्ड टू राइट रिलीजियसली फॉलो द मॉक टेस्ट्स of the mains that were given over here. So that was something, you know, which helped me in my preparation for mains. टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो ये प्रैक्टिस से ही मेरा आया था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। इनिशियली जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था मेंस में, आई कुड ओनली राइट अराउंड 12 टू 13 क्वेश्चंस। तब मैं बहुत डिजेक्टेड था, तब मुझे भी सेल्फ डाउट हुआ था कि लाइक 15-20 क्वेश्चंस आप कैसे 3 घंटे में लिख पाओगे, इधर तो 12 तो जैसे-तैसे हमने लिख दिए। तो बट देन अगेन यही प्रैक्टिस प्रैक्टिस से होता है एक्चुअली स्पीकिंग। एंड उसके बाद आई मेंस का मैंने सिमुलेशन करता था। आई विल टेल सम ऑफ द टेक्निक्स आल्सो, यू नो, व्हिच आई फॉलोड, व्हिच वर हेल्पफुल फॉर मी, तो व्हिच यू कैन आल्सो ट्राई आउट इन योर प्रिपरेशन। तो उसके बाद मैंने मेंस हो गया, एंड जब रिजल्ट आया, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज पिछले साल जब पहला मेंस निकला था तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज बहुत ही मुश्किल होता है मेंस का एक कंपटीशन लेवल, एंड एक एग्जॉस्टिंग लेवल। तो बहुत खुशी हुई इस बार भी जब मेंस निकला, तो बहुत बहुत खुश था। देन उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले अपना डाफ पूरा एनालाइज किया। डाफ मैंने भरने के बाद उसका एक-एक कीवर्ड है। इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज जहाँ हम अपना सिलेबस सेट करने का एक लग्ज़री रखते हैं। तो हमने जो-जो अपने डाफ में लिखा है, वो सब मैंने एनालाइज़ किया था। उस सब का कीवर्ड्स का मैंने गूगल में मतलब आई गूगल्ड इट, आई रिसर्च्ड इट, एंड मैंने एक नोटबुक बनाया था अपना, ताकि जहाँ पे मैंने डैफ पे जो भी कीवर्ड्स है उसके एनालिसिस को मैं लिख के रखता था, उसका एक नॉलेज बनाने के लिए, ताकि मुझे जो भी अपने डैफ के बेस पूछे उस पे मैं पीछे ना रहूँ। तो वो अगेन मेरे लिए हेल्पफुल रहा। एंड देन आई फॉलोड अ स्ट्रैटेजी ऑफ गिविंग मैक्सिमम मॉक इंटरव्यूज एज पॉसिबल। पिछले साल आई रिमेंबर आई हैड अराउंड 30 टू 35 मॉक इंटरव्यूज, एंड उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ था। इस साल ऑल्सो आई वाज़ एबल टू गिव अराउंड 20 टू 25 मॉक इंटरव्यूज़। इसका फ़ायदा रहा है बिकॉज़ उससे 2 फ़ायदे रहे। एक, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन कम टू यू थ्रू योर इंटरव्यू, वो है। एंड दूसरी बात, आप एक बोर्ड को कैसे फेस करना है, हाउ टू बी इन अ फॉर्मल सेटिंग, उससे भी आप थोड़े वाकिफ़ हो जाते हो। तो वो भी मेरे लिए उस मामले में थोड़ा हेल्पफुल रहा था। एंड 3, द अमाउंट ऑफ नॉलेज आल्सो आई गेन्ड फ्रॉम द ऑनरेबल पैनल मेंबर्स ऑन द अदर साइड। जब भी मुझे कोई सवाल नहीं आता था, उनका जवाब जब वो देते थे, तो वो भी मेरे लिए बहुत-बहुत हेल्पफुल रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ आई समड अप माय इंटरव्यू प्रिपरेशन। एंड देन उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट्स आए, दैट वाज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, स्पेशली दिस ईयर, बिकॉज़ एक मोक्षा मिल जाता है हमारे साइकिल से, यूपीएससी साइकिल से। एंड सेकेंडली, वी आर एबल टू लैंड इन अ यू नो द डिज़ायर्ड सर्विसेज़, जो हम बचपन से सोचते हैं, वो सपना सच हो रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात होती है एक्चुअली। तो ऐसा था। नाउ कमिंग टू माय सोर्सेज़, एज़ ऑल ऑफ यू आर आस्किंग व्हाट आर द सोर्सेज़ दैट आई फॉलोड फॉर माय प्रिपरेशन। देखिए, मैंने सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊँगा कि मैंने एनसीईआरटीज़ किया था, बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। सीबीएसई में मैंने स्कूलिंग की थी, सीबीएसई बोर्ड से स्कूलिंग हुआ था, तो हमारा रेफरेंस बुक से एनसीईआरटीज़ हुआ करते थे। तो इसलिए एनसीईआरटीज़ मेरे लिए एक नया बुक नहीं था। इट वाज़ अ फ़ैमिलियर बुक टू मी। तो उसकी वजह से, और मेरी रीडिंग स्पीड भी थोड़ा काफ़ी अच्छा है, तो इसकी वजह से मैं एनसीईआरटीज़ को मैं बहुत जल्दी पढ़ पाता था। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और आई एम सीइंग सम क्वेश्चंस कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है।
देखिए इस पे आपको अलग-अलग ओपिनियंस मिलेंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज़ वर्क्ड फॉर मी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटीज़ एक्चुअली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। बिकॉज़ एनसीईआरटीज़ में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने नॉलेज मतलब दिया हुआ है। एंड सेकंडली एज़ दे आर द गवर्नमेंट सोर्सेज़ पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट itself, I think they are a credible source to gain information and knowledge for government exams like UPSC. तो इसीलिए आई थिंक एनसीईआरटी इज़ अ वेरी गुड माइंड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर पर्सनली स्टडीइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। यही नहीं, यही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड आई थिंक आंसर राइटिंग में भी आई आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आंसर राइटिंग के लिए भी आई थिंक जो लैंग्वेज एनसीईआरटी ने यूज़ किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रहा है। एंड वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग, एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, वो काफ़ी ही एक इंस्पायरिंग रहा है। लाइक एक आंसर कैसे सिंपल वे में लिखे वो मैंने एनसीईआरटी से ही सीखा था। तो एनसीईआरटीज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो आई थिंक पर्सनली फॉर मी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, personally for me I think NCERTs have really worked, and I would also suggest कि आप ट्राई करें यदि आपके पास टाइम है। इफ यू आर नॉट गिविंग दिस प्रीलिम्स 2025 का अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, पोस्ट दैट डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू रीड द एनसीईआरटीज। उससे आपका एक बेस नॉलेज सेट हो जाता है। एंड उसके बाद जब आप अपने रेफरेंस बुक पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री के लिए अब स्पेक्ट्रम हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, वो बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो मैंने आई गो सब्जेक्ट वाइज, मैंने हिस्ट्री के लिए आई फॉलोड द एनसीईआरटीज 6 to 12th वाले, 6 फॉर एंशियंट, 7th फॉर मेडिवल, 8th फॉर मॉडर्न, देन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फॉर एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। देन उसके बाद देयर वाज अ पॉलिटी के लिए अगेन क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनसीईआरटी बुक है। अब यदि वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे पॉलिटी के जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है, जैसे एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब क्वेश्चंस एक्चुअली पॉलिटी के एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिए हुए। तो यदि आप वो पढ़ेंगे तो आपको वो एक एडवांटेज ज़रूर मिल जाएगा। देन उसके बाद इकोनॉमी के लिए आई फॉलोड विवेक सिंग्स बुक, विवेक सिंह सर का बुक था। एंड आई ऑल्सो डिड एनसीईआरटी। एंड देन मैंने 11th एंड 12th में मेरे पास इकोनॉमिक्स था, तो उधर एक रेफरेंस बुक था। आई वोंट सजेस्ट दैट बिकॉज वो थोड़ा बल्की है। उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो चुके थे इन अ वेरी इजी मैनर, तो उसकी वजह से आई वाज एबल टू आंसर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स फ्रॉम इकोनॉमी। तो दैट वाज माय इकोनॉमी का ये। एनवायरनमेंट के लिए आई फोकस्ड ऑन पीएमएफआईएएस का जो ओल्ड वर्जन का एक बुक है वो पढ़ा था। एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्लास 12th के जो पीछे वाले चैप्टर्स है 4, वो मैंने पढ़े थे। और करंट अफेयर्स डेफिनेटली, स्पीसीज इन न्यूज़, नेशनल पार्क्स, वो सब मैं देखता था। तो उसके वजह से मेरा एनवायरनमेंट ऐसे मैंने कवर किया था। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरनमेंट। देन साइंस एंड टेक, अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू टेक अप बिकॉज इधर के सिलेबस इज नॉट वेरी डिफाइंड, लाइक एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं रहता इसके लिए। तो व्हाट आई पर्सनली डिड वाज न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, उसमें जो भी टेक्नोलॉजीज़ न्यूज़ में आते थे, उस टेक्नोलॉजी को मैं थोड़ा डिटेल में देखता था। एंड आई वुड ऑल्सो, वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज यूज्ड टू डू वाज, आपने यदि प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा पीवाईक्यूज में, दे ऑलवेज आस्क सम सॉर्ट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज मेंशन्ड। तो वो मैं करता था। आई यूज्ड टू गूगल द एप्लीकेशन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। तो उसकी वजह से एक तो हमें एक फेयर आइडिया मिल जाता है उस टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड सेकेंडली इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन द एप्लीकेशन एस्पेक्ट, it really helps one to look at the science and tech aspect। और मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल का वेबसाइट है, उस पर भी मैं देखता था। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नो विच आई डिड फॉर माई साइंस एंड टेक। Then after that, so I think I have covered all the major parts। Current affairs, again सबके लिए current affairs बहुत ही overwhelming रहता है। पर्सनली मेरे लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि एक तो हम सोर्सेस में कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये सोर्स पढ़े क्या वो सोर्स पढ़े, कैसे करें, बिकॉज बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। तो पर्सनली मैंने
गवर्नमेंट सोर्सेस से फॉलो किया था, पीआईबी फॉलो करता था। कोई एक मैगज़ीन आप उठा लीजिए, आप वही रिलीजियसली फॉलो कीजिए एंड ऑलवेज़ मेक श्योर यू राइट करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट। मेरी वो स्ट्रैटेजी थी। मैंने करंट अफेयर्स में लॉट ऑफ मॉक टेस्ट मैंने दिया था, ताकि आई यूज्ड टू बी वेल अवेयर अबाउट व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड एक फेयर आइडिया रहता था करंट अफेयर्स का कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से जो भी मैं गलतियाँ करता था करंट अफेयर्स में, वो मुझे एक्चुअली याद रहता था ज़्यादा एंड वो मैं करंट अफेयर्स में यूज़ करता था। जो मैंने गलत किए थे मॉक टेस्ट में वो मुझे याद रहते थे एंड व्हेनेवर अगेन सच क्वेश्चंस और कोई भी ऑप्शन भी आ जाता था, वो मेरी गलती मुझे याद आके आई यूज्ड टू ऑलवेज एलिमिनेट दैट ऑप्शन और टेक अप दैट ऑप्शन बिफोर proceeding ahead with my answer. So that was I did for current affairs. Now coming to CSAT, which is actually the silent killer. आप यदि इस बार का पेपर देखेंगे 2023 का कट ऑफ देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सीसैट एक्चुअली डिसाइडेड कि कौन मेंस लिखेगा, कौन मेंस नहीं लिखेगा। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गॉट रियली वेल in GS1, but it was a CSAT which actually killed the dreams of many people. तो what I did for CSAT was मैं तो प्रैक्टिस करता ही था। जो बेसिक स्टफ है, द बेसिक प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके यूट्यूब चैनल से सब देख के मैं सॉल्व करके मैं करता ही था। दैट वाज द नॉलेज पार्ट। मैं अपना नॉलेज उधर बना देता था। बट देन सीसैट में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। सीसैट में आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वो उधर ये नहीं देख रहे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं है। दे जस्ट वांट द आंसर ओवर देयर एंड बी दे आर लुकिंग फॉर द आंसर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप प्रैक्टिस में हमेशा टाइम बाउंड अप्रोच रखिए। और जब मैं टाइम बाउंड कहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक-एक प्रॉब्लम को टाइम करें। आप एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लीजिए। द बेस्ट वे अगेन इज़ टू सॉल्व एज़ मेनी मॉक पेपर्स ऑफ सीसैट एज़ पॉसिबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड मैथ्स। इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी यूज़फुल। वन, आपको पता चलेगा आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। नंबर बी, आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं। सीसैट में ऐसा रहता है कि आप 80 के 80 सवाल नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पर्सनली फॉर मी मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग करते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू लीव एंड व्हाट टू टेक अप। एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे हमें पता रहेगा, बट देन दैट क्वेश्चंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व। सो वो भी हमें पता लगने के लिए हमें ये प्रैक्टिस अभी से ही करनी पड़ती है। लाइक मॉक टेस्ट लेके यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू लीव, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू टेक अप। एंड थर्ड, आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन में आपको हमेशा एक अच्छी रीडिंग स्पीड की ज़रूरत रहेगी, बिकॉज़ एक प्रेशर रहता है एंड वो रीडिंग स्पीड प्लस वो यू हैव टू एनालाइज इट एज सून एज पॉसिबल, व्हाटएवर यू हैव रेड उसको प्रोसेस करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो वो प्रैक्टिस के लिए भी आपको, यदि आप ये टाइम बाउंड अप्रोच में करें, यू आर सॉल्विंग इट विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, आपके ब्रेन पे भी एक प्रेशर आ जाएगा एंड उससे आपके ब्रेन को भी एक प्रेशर आ जाएगा एंड उसके उसके वजह से आप एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ आप अपने आंसर्स निकाल पाएंगे आपके क्वेश्चंस, मतलब कॉम्प्रिहेंशन से, एंड देन यू विल बी एबल टू सिमुलेट एग्जैक्टली व्हाट द यूपीएससी इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। एंड पर्सनली मैंने दोनों GS1 एंड सीसैट के लिए यूपीएससी में 2 आवर्स देती है। मैं 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम रखता था, ताकि आई यूज्ड टू गेट अराउंड प्रेशर, एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए, बिकॉज घर पे बैठ के या कहीं भी बैठ के हम कंफर्ट में बैठ के करते हैं। यूपीएससी में एक प्रेशर होता है व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट। तो वो प्रेशर मतलब कैसे भी करके रेप्लिकेट करने के लिए मैंने अपना टाइम का लिमिट थोड़ा इधर मतलब घटा दिया था, सो दैट आई कुड do that. So that is how I did my CSAT preparation. Now coming to mains, again mains में I did not do anything different. जो भी standard books सबने refer किए थे वही मैंने actually किया था. But apart from that, what I always used to do was, as I said earlier, मैं daily answer writing करता था. Like 5 questions लेता था, both for GS and optional. वो मैं करता था एंड मैं मॉक टेस्ट रिलीजियसली फॉलो करता था. आई नेवर यूज्ड टू पोस्टपोन दैट, क्योंकि यदि हम आज इसको भी पोस्टपोन कर देंगे देन वो पाइल अप होके हमें खुद मन नहीं करेगा कि हम कैसे करते हैं, हम वो क्या करें, कैसे लिखना है.
तो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई वुड एडवाइस कि आप आंसर राइटिंग का एक शेड्यूल बना दीजिए, ताकि आप वो एक हैबिट बन जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे your selection depends upon your mains ka marks. Everything depends upon your mains ka marks, and mains is nothing but your ability to write answers within that 7 or 11 minute, I mean total of 3 hours. तो उसकी ट्रेनिंग आप जितना अच्छा करोगे वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा.